अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब आज अपनी कुछ निजी मसरूफियात की वजह से प्रोग्राम नहीं कर पाए, इस वजह से मैं मोहम्मद अकबर बाजवा आपका होस्ट हूँगा आज इस प्रोग्राम में। कल एक बड़ी डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट हुई है। ऑडियो लीक्स का मामला आप सबको पता ही है कि वो वज़ीर आज़म हाउस बग्ड है। अपेरेंटली नज़र आ रहा है कि वहाँ से कुछ ऑडियोज़ लीक हुई हैं जो वहाँ पर बैठ कर गुफ्तगू हुई है, उसके अलावा कुछ ऑडियो कॉल्स टैप हुई हैं और वो लीक हुई हैं। अच्छा, वो लीक नहीं हुई, वो कल वायरल हुई हैं। लीक वो हो चुकी हैं अगस्त सितंबर के करीब की, कल सिर्फ वो वायरल हुई हैं, लोगों को पता चला। उससे पहले ये इंटरनेट पर मौजूद थी, जो कल रात को अंदाज़ा हो गया सबको। उसके अलावा डार्क वेब के ऊपर 100 घंटे से ज़्यादा का कॉल डेटा और रिकॉर्डिंग्स का डेटा मौजूद है डार्क वेब के ऊपर फॉर सेल। आप उसे कह लें कि डार्क वेब क्या मामला है। डार्क वेब पे जी हैकर्स, ज़्यादातर वो लोग जो अपनी आइडेंटिटी बताना नहीं चाह रहे होते, ऑब्फस्केट करना चाह रहे होते हैं, मामले को थोड़ा छुपाना चाह रहे होते हैं, थोड़ा नहीं बहुत छुपाना चाह रहे होते हैं, तो इस तरह की डील्स वहाँ पर होती हैं डार्क वेब के ऊपर। तो पता ना चल पाए कि ये कौन है कि जो सेल कर रहा है ये तमाम डेटा। लेकिन सवाल ये है कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में नहीं हुआ। इससे पहले नादरा का डेटा ब्रीच हुआ था और एक बड़ा डेटा ब्रीच हुआ था 11 मिलियन यूज़र्स का, और वो भी ब्लैक वेब, डार्क वेब के ऊपर, ब्लैक नेट के ऊपर। वहाँ पर भी वो फॉर सेल मौजूद था। 300 बिटकॉइंस, उस वक्त वो 1.3 अरब रुपए के करीब बनते थे, उसका मांगा जा रहा था। उनके नाम थे लोगों के, उनके पते थे, उनके CNIC नंबर्स थे, ये सब कुछ। तो वज़ीर आज़म हाउस की भी, इमरान खान साहब की, बुशरा बीबी साहिबा की ऑडियो मुबैना तौर पर उनकी जो ऑडियोज़ लीक हुई, उसके हवाले से क्या इंक्वायरी हुई, कौन जिम्मेदार है, ये बहुत अहम सवाल है। PM हाउस की सिक्योरिटी किसके हवाले है, ये बहुत अहम सवाल है। और ये जो लैप्स हुआ है, इस पर जो रिपोर्ट आएगी, एक कमेटी, एक सुना है कि कैबिनेट में से किसी आम शख्सियत की जिम्मेदारी लगाई गई है वज़ीर आज़म की तरफ से कि इसकी इंक्वायरी करे। अच्छा, वो इंक्वायरी होगी, उसकी रिपोर्ट आएगी, वो रिपोर्ट दाखिल दफ्तर हो जाएगी, आपस में बातें करलेंगे या हमें भी कुछ पता चलेगा, क्योंकि पहले तो हमें कभी कुछ पता नहीं चला। इन कंट्रास्ट इंडिया के अंदर आप देखें बड़े बड़े इंसिडेंट्स हो जाते हैं। मुझे मिसाल देनी पड़ रही है, वहाँ पर जो इतने बड़े बड़े इंसिडेंट्स हो भी जाते हैं, उनकी रिपोर्ट्स पब्लिक होती हैं, पता चलता है कि ये किसने किया था, किसकी गलती थी, वो सज़ा उसको मिलती है। इसकी वजह से दोबारा ये चीज़ें रिपीट नहीं होती। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली चूंकि किसी को सज़ा नहीं मिलती, पता ही नहीं चलता पहली बात तो ये कसूर किसका था, इस वजह से ये चीज़ें रिपीट होती हैं। और इस दौर के अंदर साइबर सिक्योरिटी को टाइटन अप करना और अब दुनिया के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लेकर जाना, क्योंकि ये दौर वो नहीं है कि आप कोई रुके लिख रहे हैं या चिट्ठियाँ लिख रहे हैं या कानों में बातें कर रहे हैं, सारी चीज़ें ओवर डिजिटली हो रही हैं। तो इनको, साइबर सिक्योरिटी को महफूज करना, ये किसकी जिम्मेदारी है, बड़े अहम सवाल है। इन पर बात करेंगे। इसके अलावा एक दो इशूज़ और हैं। इसहाक डार साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और वापस आके क्या उनकी पॉलिसी होगी, किस तरह से कंट्रोल करेंगे वो मईशत को। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से एक जो मईशत इस वक्त दिगर गूं है, गिरावट का शिकार है, अब वो तो अपनी जगह पर रहेगी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। डार साहब के पास क्या ऐसी फाइनेंशियल विजिटरी होगी, क्या जादूगरी दिखाएंगे, कुछ प्लान बताना चाहिए इस वक्त हुक्मरान जमात को, पूछेंगे हम प्रोग्राम के अंदर आज। और क्या डॉलर उनके आने से वापस आ जाएगा, क्या सिर्फ मतलब डर के तो नहीं आएगा उनके कि डार साहब आ गए हैं, कोई पॉलिसी होगी, कोई स्ट्रैटेजी होगी, किस तरह से वो लेकर आएंगे, इस मौजू पर भी बात करेंगे। इसके अलावा क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रही है, क्या इमरान खान साहब असेंबलीज में दोबारा जा रहे हैं, इन मामलों को भी टच करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट्स हैं, आपके साथ उनका तारुफ करवाता जाऊँ। लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सलमान आबिद साहब, तज्जियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। हमारे साथ जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब होंगे, दिफाई तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपके भी वक्त का। राना एहसान अफजल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हैं और एक्सपर्टीज़ रखते हैं फाइनेंस के अंदर, और वज़ीर आज़म की जो फाइनेंस टीम है उसका हिस्सा भी हैं। तो फाइनेंस रिलेटेड सवाल भी खास तौर पर राना साहब से पूछेंगे। और नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इन सब मामलों पर बात करेंगे। सबसे पहले आई विल कम टू यू जनरल साहब, फरमाइएगा कि ये जिम्मेदार कौन है। सबसे पहले तो बताइए जिम्मेदारी होती किसकी है PM ऑफिस की सिक्योरिटी को इंश्योर करना, और ये जो ब्रीच हुआ है अभी प्रिमा फाशी रिस्पॉन्सिबल कौन है सर आपके पास? पहले तो ये समझिए कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है पाकिस्तान के। जी, पाकिस्तान के जितने हसास मामलात हैं, जिस कदर भी उनकी हसासियत हो, वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस तक पहुंचते हैं। कहने का मेरा मकसद ये था कि हमारे जो सामीन है ये जाने कि पाकिस्तान के हर किस्म के जो सीक्रेट्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंचते हैं, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान के हसास तरीन इलाकों में ये शुमार होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर की जो ऑफिस। इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बेसिकली जो पाकिस्तान की एक IB है, जिसका बहुत बड़ा एक महकमा है,
इसको नहीं कि पिछली हुकूमत ने, जब नून लीग की हुकूमत थी, बहुत ज्यादा एम्पावर किया था, बहुत ज्यादा उनको रिसोर्सेज बिल्कुल और इस काबिल किया था कि वो इस किस्म की चीजें रोक भी सकें और वो कर भी सकें इस चीज। तो बेसिकली तो मेरा अपना ज़ाती इंतज़ार ये है कि आईबी के लोगों की पूछताछ होनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसे ऑफिस की हर रोज कम अज कम, जो जब तक मैं जनरल साहब वैसे एक छोटा सा, इफ यू अलाउ मी टू इंटरजेक्ट हियर, एक छोटी सी बात, वो ये कि ये तो दुरुस्त है कि जो कॉल्स टैप हुई हैं या वो सारा कुछ, ये जो बगिंग हुई है, यानी कि कोई डिवाइसेस वहां पर लगी हुई हैं कि लोग एक कमरे के अंदर बैठे हुए हैं और उनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है, वहां से निकल के वो किसी के हत्या चढ़ी है या दी गई है किसी को। उसी तरफ मैं बात आ रहा हूँ सर जी, कि इस किस्म के जो हसास ऑफिसेज हैं, इनकी कम अज कम दिन में एक दफा स्वीपिंग जरूर होती है। मतलब यह है कि चेक किया जाता है कहीं कोई डिवाइस तो नहीं पड़ी हुई, कहीं ऐसी चीज तो नहीं है जो खतरे की बात बन सकती है या जिनसे ये जो बगिंग हो सकती है, ये हो सकता है इसमें। और इसके लिए भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स भी मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी ऐसा मौजूद है जिससे पता किया जा सकता है कि यहाँ पर कोई बगिंग हुई है कि नहीं। उनका वो वायरिंग का जमाना तो गुजर गया, साहब कह रहे थे। अब हर चीज डिजिटल है और जो भी डिजिटल चीज होगी वो जब हवा में जाएगी तो उसका रिकॉर्ड हो सकता है, उसको पता किया जा सकता है उसमें। तो ये दूसरा बड़ा फेल्योर है। और तीसरा बड़ा फेल्योर है कि ये इतने दिन तक ब्रीच हो गई और इतने बड़े ऑफिस के लोगों को पता ही नहीं चला कि ये हमारे साथ हो गया है और ये कुछ सारा सामने आ रहा है। इंतहाई घिनौना मजाक है। सियासी मामला तो एक तरफ छोड़ दें, वो तो बातें होती रहेंगी, ठीक, लेकिन जो मैं जिस बात से खौफजदा हूँ वो ये, इस ऑफिस में चीफ आर्मी स्टाफ भी आते हैं, इस ऑफिस में DISI भी आते हैं, इस ऑफिस में हर वो शख्स जिसने कोई भी प्राइम मिनिस्टर से बात शेयर करनी हो या कोई फैसले लेने हो, यहाँ पे आते हैं। और आपका चाहे वो न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर हो, वो यहाँ पे एंड होता है। आपका दूसरा जो आपका सिक्योरिटी कॉम्पिटेंस है, उसका सिस्टम भी यहाँ पर एंड होता है। तो मैं इस बात से खौफजदा हूँ कि ये जो कुछ भी आप कह रहे हैं कि ये तकरीबन 100 घंटे से ज्यादा की रिकॉर्डिंग है, इसमें क्या क्या चीजें बिल्कुल रिकॉर्ड किया गया, तो ये सूरत हाल है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, ये आप एक बात जो वैसे इतनी पॉपुलर नहीं है लेकिन वो यहाँ पे बन जाती, बल्कि इतनी समझ में आने वाली नहीं है, सिर्फ ब्रीफ कमेंट इस पे ये कर दीजिएगा कि ये कोई बैरूनी साजिश तो नहीं है यहाँ पे, ये अंदरूनी फॉल्ट्स या अंदरूनी कमजोरियां हैं जिसकी वजह से सब कुछ। देखिए, हमारी अंदरूनी कमजोरियां अपनी जगह पर हैं और हमारे अंदरूनी जो लोग हैं वो दुश्मन के साथ मिलकर ये कार्रवाई करते हैं, और ये कोई दुश्मन का जहां तक ताल्लुक है वो करेंगे, कार्रवाई करनी चाहिए उनको। मैं भी यही करूंगा। ये बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, आपका ओपिनियन भी आ गया और बिल्कुल सरफ नजर नहीं इससे किया जा सकता, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज सलमान आबिद साहब यहाँ पर ये है कि पहले भी ये मामला हुए हैं पाकिस्तान में, पता नहीं कौन सी कमेटी बनी थी, रिपोर्ट कहाँ पे आई, किसको भेजो, हमें तो कुछ नहीं पता चला। आगे पता चलने का कुछ चांस है किसी तौर पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कोई पहला वाकया नहीं है। जी हाँ, इससे पहले भी जैसे आपने कहा, माजी में वज़ीर आज़म हाउस के टेलीफोन टेप होते थे। खुद प्राइम मिनिस्टर जो साबिक वज़ीर आज़म है वो इस तरह की बातें कर चुके हैं कई दफ़ा। हमारे यहाँ जितने भी साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं वो ये गिला करते रहे हैं कि हमारे टेलीफोन टेप होते रहे हैं। आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ के दौर में जब वहाँ की उनकी गुफ्तगू को टेप किया गया था और उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। ये हमारे यहाँ कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो जनरल साहब ने की है कि हमारी सिक्योरिटी लैब्स जो हैं वो तो मौजूद है ना। इस डिजिटलाइजेशन के आने के बाद जिस तरह से साइबर सिक्योरिटी के कॉन्टेक्ट्स हमारे यहाँ डेवलप होने चाहिए, उसका तो एक बड़ा फेलियर है ना, हमें नज़र आ रहा है। एक बात। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है इसका कंटेंट है। देखिए, हमारे यहाँ जो सारी गुफ्तगू जब से ये चीज़ें आई हैं ना, वो ये हो रही हैं कि ये जी प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी का लैब्स है, इस पर गुफ्तगू नहीं हो रही कि जो कंटेंट है वो क्या है। जो गुफ्तगू शहबाज शरीफ साहब की मरियम नवाज साहिबा के दरमियान या तौकीर शाह साहब के दरमियान या किसी और के दरमियान हो रही है, उसके मतन पे भी तो गुफ्तगू होनी चाहिए। बिल्कुल, वो कंटेंट क्या है, वो कंटेंट जो है करेंगे, उस पे भी बात होनी चाहिए। मेरा मतलब उस पे भी गुफ्तगू होनी चाहिए और उसकी तरदीद जो है वो आनी चाहिए ना प्राइम मिनिस्टर हाउस से। आप उसकी तरदीद आनी चाहिए ना बाकी लोगों के जिनके नाम अगर वो नहीं आती है। बात यह है कि एक है टेक्निकल मसला,
उसके ऊपर गुफ्तगू जैसे जनरल साहब ने की है, तरदीद उन्होंने नहीं की, उन्होंने तरदीद नहीं की, उन्होंने उल्टा वो टू रॉन्ग्स ऑलवेज मेक अ राइट इन पाकिस्तान, वो मामला यहाँ पे चला। बना दें आप जो भी मर्जी करें, लेकिन सवाल मैं फिर ये कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा अभी ये सही है, मैं जरा राणा साहब, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसके ऊपर बाकायदा कंटेंट के ऊपर भी गुफ्तगू होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। राणा साहब, आपका इस पे ओपिनियन लेना चाहूंगा कि ये जो सारा कुछ हुआ है, ये पहले हुआ था, वो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मामला यही चलता रहता है और ये घूम फिर के ना एक वो सर्कल ही चलता है, मूव इन सर्कल्स। दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, पिछले उनका आया था उस वक्त आप उन पे साजिश के इल्जाम लगा रहे थे, अब आपकी लीक्स आ गई हैं, अब यहाँ पे मामला चल रहा है, फिर कल उनका कुछ आ जाएगा। ये जाहिर है 100 घंटे, कुछ लोग तो पता नहीं 700 घंटे भी कह रहे हैं, तो उसमें पता नहीं किस किस का आ जाएगा। बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। लेकिन आपकी पार्टी कितनी कमिटेड है इस दफा ये ट्रांसपेरेंट रखने में मामला, और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिससे ये गफलत हुई, उसको ही विल बी टेकन टू टास्क एंड हेड्स विल बी रोल्ड। राणा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है उधर हर किस्म की हसास जो है वो मीटिंग्स होती हैं, और नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, इकोनॉमिक सिक्योरिटी से रिलेटेड, और बहुत हसास डिसीजंस भी होती हैं। तो ये जो सिक्योरिटी ब्रीच है ये बहुत मैसिव है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, एजेंसीज़ हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो मेक श्योर करें कि इस तरह का ब्रीच ना हो, और अगर कोई रिकॉर्डिंग्स तो मीटिंग्स खुद की जाती हैं, जो राणा साहब उनसे पूछेंगे आप, मीटिंग्स होती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं, उनके मिनट्स भी रिकॉर्डेड होते हैं। हुकूमत बल्कि पूछेगी जी, आप हुकूमत पूछेगी उनसे, इनकी जिम्मेदारी थी कि ये क्यों नहीं हुआ और ये किस तरह से हो गया, और ये पता भी आपको ये चला कि मतलब सितंबर अगस्त देखें, ये एक बहुत बड़े लेवल का ये लीकेज है, या आप कह लें कि सिक्योरिटी लैब्स है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि इसको हजम कर लिया जाए और हम मूव फॉरवर्ड करें। ऑब्वियसली इसके ऊपर एक बहुत जो है वो इंक्वायरी की होगी, और एक डेफिनेटली इसका जो है वो नतीजा भी निकलेगा कि ये क्यों हुआ और आइंदा इसको कैसे रोका जा सकता है। तो ये एक चीज़ तो तय हो गई। देखिए, मैं ये कह रहा था कि बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड होती हैं, यानी कि खुद रिकॉर्ड की जा रही होती हैं, उसके मिनट्स बनते हैं उस रिकॉर्डिंग्स को जो है वो देखते हुए, और वो अलाउड होती है रिकॉर्डिंग। तो वो भी जो डेटा जो है जहां वो उसको सेव किया जाता है, वो डेटा भी जो है वो बिल्कुल ठीक है। और यहाँ अगर देखा जाए, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब बीच में ये दे दीजिएगा, सॉरी मैं आपको कटिंग यू, ये बता दीजिएगा कि आपकी पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है कि ये जो सेलेक्टिवली अभी 100 घंटे का अगर वहाँ पे फॉर सेल पड़ा हुआ है, तो इधर भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, ये जहाँ से भी लीक हुआ है, ये जो सेलेक्टिवली लीक हुआ है, इसके पीछे कोई और पर्पस भी हो सकता है, कोई और पॉलिटिकल टू करी या पॉलिटिकल फेवर विद पीएमएलएन, या फिर कुछ निकलवाना है, कोई ऐसा? बिल्कुल, जो पहली बात तो ये कि ये अभी सर्टेन नहीं हुआ कि कोई 100 घंटे की रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये भी एक क्लेम है जो मीडिया पे चल रहा है, ये इंक्वायरी के अंदर नहीं, वो क्लेम नहीं है, ऐसे है, वो क्लेम नहीं है। वो डार्क वेब के ऊपर जिस अकाउंट से ये निकला है, वो क्लेम, वहां पे लूसी नाम का अकाउंट है, वो क्लेम कर रहा है कि मेरे पास इतना पड़ा हुआ, इतने पैसे दे और ये खरीद के ले जाओ, उसकी बेस पे ये बात हो रही है। हाँ बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ, जो मीडिया, इसको सर्टन होना है अभी, ये चीज़ श्योर होनी है कि वाकई ऐसा है या नहीं है। लेकिन वो जो जिसने हैक किया, उसने जो कंटेंट रिलीज किया है, वो पर्टिकुलरली उसको जो है वो ऐसा कंटेंट है जो पॉलिटिकली हमें डैमेज करने की कोशिश की गई है। तो ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर वो 100 घंटे की रिकॉर्डिंग है, तो उसके अंदर से जो सिलेक्टिव लीक की गई है वो बड़ी बाय प्लानिंग की गई है। तो यहाँ इसके ऊपर ये भी एक इंक्वायरी के अंदर इस चीज को देखा जाएगा कि ऐसे कैसे मुमकिन। आपके ख्याल में उसका मकसद क्या है, क्यों ये लीक की गई है, इस वक्त पे लीक की गई है, थी तो पहले की, अब वायरल हुई है? मुझे जरा जाना है अपने गेस्ट की तरफ, नदीम कुरैशी साहब की तरफ, पीटीआई का ओपिनियन इस पे ले लेते हैं। कुरैशी साहब, आपकी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है फवाद चौधरी साहब, वो ये कह रहे हैं कि 100 घंटे से ज्यादा की वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर की गुफ्तगू वेबसाइट पर मौजूद है सब कुछ। तो वो कह रहे हैं कि हसास मामलात पर हमारी जो जी आपको आवाज आ रही है कुरैशी साहब? जी मुझे आवाज आ रही है। जी अच्छा कुरैशी साहब, वो आप जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हमारी एजेंसीज, उन्हें सियासी टास्क से फुर्सत मिले तो वो इस तरह के हसास मामलात पर नजर डालें। ये कौन सी हसास एजेंसीज की बात कर रहे हैं? वो सिर्फ आईबी की बात कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब? और ये पार्टी का इस पर आपके मौक़िफ़ तो सामने आ गया, लेकिन एक उसूली स्टैंड जो फवाद चौधरी साहब ने लिया वो ओवरऑल पार्टी की तरफ से क्यों नहीं आ रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजवा साहब, सबसे पहले तो इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में होने वाली गुफ्तगू अब पूरी दुनिया सुनेगी। मैं इसके कंटेंट में बाद में जाऊंगा,
ये गुफ्तगू क्या थी। लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो इस मुल्क में राइज है, क्या गैर जिम्मेदाराना रवैया बरतने पर इसका इतलाक आज के इस वज़ीर-ए-आज़म पर भी होगा, जो इस मुल्क की 33% सैलाब में फंसी हुई कौम को और 100% महंगाई में जकड़ी कौम को छोड़कर यूरोप और अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं। और बात अब जुल्फकार अली भुट्टो के दामाद से लेकर माशाल्लाह मरियम नवाज के दामाद तक पहुंच गई है कि प्राइम मिनिस्टर हुक्म दे रहे हैं कि मरियम नवाज के दामाद को हिंदुस्तान से वो मशीनरी मंगवा कर दे। कौम की आंखें खोलने के लिए ये सब कुछ काफी है। ये पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग इन 3, 4, 5 खानदानों के गुलाम हैं। इन्होंने इस पूरे कौम, पूरी मुल्क को जकड़ा हुआ है। और एक और चीज, ये पाकिस्तान के सो कॉल्ड लीडर्स, सो कॉल्ड खुद साख्ता लीडर्स, मैंने खुद साख्ता इसलिए कहूंगा, ये गरीब की बात करते हैं जलसों में, ये महंगाई के लिए लॉन्ग मार्च करते हैं, ये पाकिस्तान के निजाम सियासत को, निजाम हुकूमत को, निजाम अदल को ललकारते हैं दबांगे तौल। और अंदर से क्या है वो इन ऑडियो की सही है। अच्छा कुरैशी साहब, ये मुबैना ऑडियोज हैं, अभी तक ये जब तक एक फोरेंसिक से प्रूव नहीं हो जाता, बहरहाल हैं तो पता तो चल रहा है जो गुफ्तगू हो रही है उसका जो कंटेंट है, लेकिन है वो मुबैना। आपकी जमात, आप क्या ये डिमांड करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो? किसकी जिम्मेदारी थी, किससे गफलत हुई, ये क्यों लीक हुई? और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की सिक्योरिटी नहीं, सिर्फ पाकिस्तान की इज्जत दाव पे लगी, जिनकी वजह से उनको दे हैव टू बी ब्रॉट टू द बुक। आपकी पार्टी ये डिमांड क्यों नहीं कर रही? बाजवा साहब, एक लफ्ज है, बल्कि वो बाकायदा मैकेनिज्म है, मकाफात अमल। ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह अल हक है, ये लोगों तक इन लोगों की हकीकत पहुंच रही है। आज पूरी कौम देख रही है कि ये सब के सब रॉन्ग नंबर है। ये रॉन्ग नंबर है पाकिस्तान की मौजूदा पीडीएम की लीडरशिप, जो 118 रुपए के पेट्रोल पर चतराल में मरियम नवाज चीखे मारती थी, चिंगाड़ती थी, हुक्मरानों को, उस वक्त के इमरान खान साहब को, हमारी गवर्नमेंट को चैलेंज करती थी। आज वो 250 रुपए तकरीबन होने पर पेट्रोल खुशी का इजहार कर रही है और फरमा रही है कि अंकल मैंने किस तरह से इस पे बयान दिया। इससे इनके दो चेहरे, बल्कि कई चेहरे, मैंने तो कहा था इसमें बाद में बात करते हैं, आपने भी कहा कि मैं मंदरजात में बाद में बात करूंगा, आपने पहले कंटेंट पे मैं भी फिर कमेंट करना चाहूंगा। अच्छा, मैं उस पर करते हैं बिल्कुल। अभी राना साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, कर्नल आबिद लतीफ साहब हमारे साथ हैं, उनसे जरा इस सब मामले पे बात कर ले। कर्नल साहब, एक SOP है, प्रोटोकॉल्स हैं वज़ीर आज़म ऑफिस में, जो जिन कमरों के अंदर गुफ्तगू हुई, जहाँ पर वो जो बग हुए थे वहाँ पर कोई डिवाइसेस लगी हुई थी, उनकी स्वीपिंग होती है। अभी थोड़ी देर पहले जनरल मुस्तफ़ा भी यही बात कर रहे थे, लेकिन ये कैसे हो गया कि मतलब वहां पर डिवाइसेस लगी हुई थी, वो स्वीप किया गया होगा, उनको यकीनी तौर पे ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, पता ही नहीं चला उनको। और जिनकी जिम्मेदारी है उनको ये भी पता नहीं चला कि ये अगस्त से ऑनलाइन पड़ी हुई है, डिजिटली पड़ी हुई है, और वो वायरल कल हुई है जाके। ये तो मतलब जलालत दर जलालत भी है और शर्मिंदगी, परेशानी, और बहुत ही खतरे की बात है ये। कर्नल साहब जी देखें, आप सही कह रहे हैं। देखें, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसकी हाईएस्ट लेवल ऑफ जो सिक्योरिटी है वो इंश्योर की जाती है। मतलब उसका जो लेवल है, 4 लेवल्स हैं, उनमें से जो हाईएस्ट लेवल है वो होता है वहाँ पे। लेकिन अब देखने की बात ये है, जैसे आप भी बात कर रहे थे, एक पार्टिसिपेंट जो है उन्होंने पहले भी बात की, देखें ये इसको पहले सर्टन करना पड़ेगा कि क्या ये सिक्योरिटी लैब्स है, ये साइबर की कोई कोताही है, ये कोई प्रोफेशनल लैब्स है, या ये टेक्नोलॉजिकल डिफरेंशियल है इतना ज्यादा कि हम शायद उस तक पहुंच नहीं सकते। मैं मतलब इसको मैं क्वालिफाई ऐसे करता हूं कि देखिए, एडवर्ड स्नोडन ने आज से चंद साल पहले ये कह दिया था कि आपके जो जेब में आपका मोबाइल है वो आपके स्पाई से ज्यादा स्पाई है, यानी अगर वो बंद भी हो तो वो आपकी रिकॉर्डेड जो बातें हैं या जो आप बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पहुंच रही होती है। इसी तरह आपने भी ब्लैक वेब की बात की। ब्लैक वेब जो है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो है, डार्क वेब, वो पूरी दुनिया के अंदर एक अंडरवर्ल्ड बन गई है, जहाँ पे जो कि जिनके अपने ब्राउजर्स हैं, जो आप इस आम ब्राउजर से वहाँ नहीं पहुँच सकते, डिफरेंट एप्स हैं, और फिर वहाँ के उस दुनिया के अंदर सब कुछ बिकता है और वो प्राइस लगा देते हैं और दे आर द बायर्स जो कि इंटरेस्टेड हो, एंड दिस एक क्रिमिनल वेब बन गया है जहाँ पे ये सारा कुछ होता है। तो एक्चुअली ये डाटा जो है कैसे ये चोरी हुआ, अब तो जैसे आपने भी बताया कि एक इंक्वायरी जो है कमेटी बना दी गई है और वो इसको हमेशा बनती है। कर्नल साहब, पता नहीं उसका आगे उसका क्या रिपोर्ट उसकी क्या आएगी। आपने जो बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो फोन के थ्रू भी अभी इसको भी असरटेन करना और पता चले लोगों को कि वो हुआ क्या है। एक्चुअली कोई डिवाइस लगी हुई थी या किसी के फोन का माइक्रोफोन एक्सेस हो गया और वो हैक करके एक्सेस हो गया, सब कुछ हो सकता है। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, आपने अपना वक्त दिया। एक आपको याद होगा नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले एक इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस का बड़ा जिक्र आया था कि इंडिया उसको यूज कर रहा है और पाकिस्तान के भी
यहाँ पर हमारी लीडरशिप को उन्होंने टारगेट किया है, पूरी अक्रॉस वर्ल्ड उन्होंने अपनी ऑपोजिशन को वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने टारगेट किया है। और बहुत बहुत तशवीश की बात थी, हमें तो आज तक ये नहीं पता चला कि हमारे यहाँ पे उसको काउंटर लिए दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, मतलब हैरानकुन इंकशाफात थे उसके अंदर, परेशान कर देने वाले कि वो सॉफ्टवेयर कर क्या सकता है इजरायली टेक्नोलॉजी। हमने उसको काउंटर करने के लिए क्या किया, हमें तो आज तक यही नजर आया कि हमारी साइबर सिक्योरिटी जो कमजोर है वो आगे भी कमजोरी रहेगी अगर ये जो रिपोर्ट है इसका पता ना चला और जो जिम्मेदार हैं वो कैफर किरदार तक ना पहुंचे। एक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे तो कुछ इसके मदरजात पे भी बात करेंगे कि ये कॉल ऑडियो लीक्स जो हैं, उसके अलावा बात करेंगे कि डार साहब वापस आ रहे हैं, क्या उनके पास ऐसी गिद्दड़ सिंगी है कि वो टर्न अराउंड कर देंगे इकोनॉमी को। स्टे विद अस, विल मीट आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक जी। इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो सूरत हाल है उसी की बेसिस के ऊपर इस वक्त की ऑपोजिशन ये मुतालबा कर रही है कि जल्दी इलेक्शन करवाए जाएं और महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। उसके अलावा अब जो डेफिसिट्स हैं हमारे, करंट अकाउंट डेफिसिट हो या फिस्कल डेफिसिट हो, वो सारे ऊपर जाते जा रहे हैं, कोई इंडिकेटर सीधा नहीं है इस वक्त। और फिर ग्रोथ रेट भी कोई खास नज़र नहीं आ रहा, खास क्या प्रोजेक्शन नज़र आ रही है कि पहले कहीं वो 6 के करीब पहुंचा हुआ था लेकिन ओवरहीट हो जाती है हमारी इकॉनमी, तो उसके बाद अब उसको नीचे लेके आए। खैर ये सारी बातें टेक्निकल बातों में नहीं पड़ते, बात यह है कि इसका जो हल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास वो इसहाक डार साहब है। मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में अभी खबर, अब थोड़ी देर पहले सलमान आबिद साहब मुझे अभी बता रहे थे कि शायद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, ये खबरें आना शुरू हो गई हैं। एक तो उनके हवाले से मिफ्ता साहब के हवाले से भी पार्टी को भी उन पर कोई इतना खास एतमाद नहीं था। वो जो कल मुबैन ऑडियो लीक हुई है उसमें मरीम नवाज साहिबा की आपने वो बात देखी होगी जो वो शहबाज शरीफ साहब को कह रही हैं, खासी उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया और नापसंदीदगी का इजहार किया। तो खैर मिफ्ता साहब ने तो जाना था, इसहाक डार साहब के पास क्या ऐसी चीज़ है, किस तरह से वो टर्न अराउंड कर लेंगे इन सब चीज़ों को। हम जानते हैं राना एहसान अफजल साहब से। राना साहब आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, आप टीम में भी हैं प्राइम मिनिस्टर की जो कि एडवाइस करती है। डार साहब तो आएंगे, वो आके बताएंगे कि उनके पास क्या ऐसी खास स्ट्रेटजी है। चलें हम उस वक्त तक का वेट कर लेते हैं। आपके ख्याल में क्या ऐसा चेंज हो सकता है इस वक्त जो डॉलर को रिवर्स गियर लगा दे, रिजर्व्स बढ़ा दे, डेफिसिट्स घटा दे? देखिए, सबसे पहले तो मिफ्ता साहब जो हैं उनको कोई रिमूव नहीं किया जा रहा। मिफ्ता साहब का जो आइनी टेन्योर था वो 6 माह का था और वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में ख़त्म हो रहा है। क्योंकि मिफ्ता साहब सेनेट में नहीं है और MNA नहीं है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली मिनिस्टर के तौर पे जो है वो आगे फाइनेंस को नहीं चला सकते। वो इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे, कैबिनेट का हिस्सा होंगे और एज एन एडवाइज़र वो अपना रोल अदा करते रहेंगे। तो सबसे पहले तो ये क्लैरिटी देखें। दूसरी तरफ हमें जिस हाल में मीशत मिली, सबसे पहला हमारा टारगेट ये था कि जो लिक्विडिटी क्राइसिस या बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था उसको दूर करें। वो इस हुकूमत ने बड़े एफिशिएंटली IMF से एक शॉर्टेस्ट पीरियड के अंदर मुआहदा करके और बड़े मुश्किल फैसले करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट के खतरात से निकाल दिया और इसका क्रेडिट डेफिनेटली मिफ्ता इस्माइल को और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जाता है और वो जाएगा। दूसरा देखें ये है कि जो इस साल की जो हमारी डेट की रिक्वायरमेंट है, जो तकरीबन 21-22 अरब की डेट की रीपेमेंट है और फिर जो करंट अकाउंट डेफिसिट हम जो है फोरकास्ट कर रहे हैं कि 9-10 अरब डॉलर का होगा, ये 32 अरब डॉलर। थोड़ा सा मैं लोगों के लिए आसान कर दूं, ये टर्म्स कुछ ऐसी हैं कि आम बंदे को उतना पता नहीं चलता, समझ नहीं आती कि हमारे खसारे बढ़ रहे हैं। आसान लफ्जों में कि जो हमने कर्जे वापस करने इस साल में और जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट या खसारा डॉलर टर्म्स में आना है उसका बंदोबस्त ऑलरेडी हो चुका है। हमें पता है कि हमें उतने उससे बढ़ के इनफ्लोज हमने अरेंज ऑलरेडी किए हुए हैं, स्ट्रीमलाइन किए हुए हैं और इसका ये मतलब है कि आगे आने वाले दिनों में रुपए ने स्ट्रेंथन होना है। ये जो फ्लक्चुएशन है एक्सचेंज रेट की वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। खैर इस पे लेकिन ऐसा कैसे होना है स्टेबल? मतलब आपको मैं एक चीज याद कराऊं, 2017 जुलाई के अंदर रुपया 3.1% डेप्रीशिएट हुआ, जिस पर इसहाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि पब्लिक डेट लॉस की मद में 203 अरब का हमें नुकसान हुआ है क्योंकि वो आर्टिफिशियली उस वक्त एक इन्फ्लेट किया हुआ था उसको। IMF ने 2016 में पाकिस्तान को कहा था कि आप 17.5 इसको डी वैल्यू करें, ओवर वैल्यू आपने रखा हुआ है। अभी आपको इजाजत कोई नहीं देगा, कर आप सकते नहीं, फिर उसके बाद आपको नुकसान इनकर करने पड़ेंगे। नहीं, डार साहब मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जो डॉलर्स का अखराज है इस पूरे साल में डेट रीपेमेंट्स में और करंट अकाउंट डेफिसिट की शक्ल में, ठीक छोटी सी बात का सिर्फ ये जवाब दे दें कि मुश्किल फैसले डार साहब को भी करने पड़ेंगे, यानी कि आप मतलब मुश्किल फैसले वही के टैक्स लगाए हैं वहां पे, और तो कोई तरीका नहीं है रेवेन्यू इकट्ठा करने का। नहीं, मेरे ख्याल से जो मुश्किल फैसले थे वो काफी हद तक हो चुके हैं।
अब हमें इंशाल्लाह ताला उन फैसलों के रिजल्ट आने हैं। और महंगाई की बात पे मुझे सिर्फ एक कमेंट छोटा सा कर लेने दें कि 40 साला रिकॉर्ड यूनाइटेड स्टेट्स में टूटा है महंगाई का, कुछ मुल्कों में पिछली एक सदी का रिकॉर्ड का महंगाई का टूटा है, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस एक दुनिया में चल रहा है और एनर्जी कॉस्ट। अल्लाह भला करे राणा साहब, यही बातें इमरान खान भी किया करते थे जिस वक्त आप महंगाई के खिलाफ आपकी जमात एहतजाज कर रही थी। सलमान आबिद साहब, ये आप हमें ये बताएं कि हमने कहा हम मिसमैनेज किधर कर रहे हैं इकोनॉमी को, हम मिसमैनेज नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं तो वैसे एक फैक्ट बताया ना, जो आप बात कर रहे हैं वही बात इमरान खान साहब भी किया करते थे कि ये वो सुपर साइकिल चल रहा है, कमोडिटी सुपर साइकिल एंड सब कुछ। डार साहब वापस आ रहे हैं, सलमान साहब, नवाज शरीफ साहब की राह भी हमवार हो रही है वापस आने की। इसको पॉलिटिकल एतबार से देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि एक फीलर है, और यहाँ से ये क्लियर हुआ, उसके बाद बड़े मियाँ साहब। देखिए, दो बातें बड़ी अहम है। एक तो लगता यह है कि इसाक डार ने कोई मशवरा मिफ्ता इस्माइल को नहीं दिया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नहीं दिया कि जनाब आपने इकॉनमी इस तरह से ठीक करनी है, जो वो कहते हैं ना कि मेरे पास वो जादू है। तो इस वो जादू उन्होंने अपनी हुकूमत को तो नहीं दिया, प्राइम मिनिस्टर को नहीं दिया और वज़ीर ख़जाना को नहीं दिया, और अगर दिया है तो वो नाकाम हो गया है। एक बात अब देखिए ना, पहली बात तो ये कि वो अच्छा, अब अगर वो सीक्रेट नहीं बताएंगे तो इसका मतलब है वो अपनी हुकूमत से तो मुखलिस नहीं है। जो गालियां इस हुकूमत को पड़ रही हैं उसका तो शायद उनको एहसास नहीं है। अभी मिफ्ता इस्माइल, अभी राणा साहब ये कह रहे हैं ना कि हमने ये क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर को जाता है, मिफ्ता इस्माइल को जाता है। लेकिन सर बात सुने, आप क्रेडिट दें उनको, इस बात का भी क्रेडिट देना कि जनाब बिजली के रेट उन्होंने कहां पहुंचा दिए हैं, इस बात का भी क्रेडिट दें कि पेट्रोल कहां पहुंचा दिया है, इस बात का भी क्रेडिट दें कि महंगाई कहां पहुंचा दी है। भाई जब आप ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है, नहीं आप सुने, रेट नहीं इंक्रीज किए। राणा साहब आप सुन ले जरा, जब आप आए थे ना हुकूमत में, मैं आपके नहीं, ये क्रेडिट इमरान खान का है। और मेरे भैया सुन तो लें, थोड़ा सा हौसला तो करें। जब आप हुकूमत में आए थे तो आपके तमाम बड़े बड़े सियासतदान कह रहे थे कि हमारे पास पूरा इकोनॉमिक रोड मैप है, हम आके तमाम चीजें ठीक करेंगे। आज के दिन तक तो ठीक नहीं हुई ना। आप मुझे बताएं ना, आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो लोग चीख रहे हैं बिजली के, सर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल प्राइसेस जो है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जो है वो नीचे आ गई हैं। वैसे राणा साहब, तो इन्होंने नीचे उसके मुताबिक हमने तो कुछ नहीं किया। इन्होंने पेट्रोल की कीमतें कम कर दी। 150 रुपए पे होना चाहिए इस वक्त पेट्रोल, अगर उसके मुताबिक देखा जाए, अगर लेवी भी उसमें शामिल हो तो। बात यह है कि जो चीजें इनको ठीक करनी थी उसका नतीजा अभी तक तो हमें नहीं मिला ना आवाम को। अगर आवाम को मिला तो मुझे बता दें। इमरान खान ने जब 150 रखा था वो गलत रखा था। अच्छा चलें, गलत रखा ना, आप दुरुस्त कर लें, आप 130 ले आए यार, लेकिन सवाल ये है कि आप लोगों को रिलीफ तो दे दें भैया। तब ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, ज्यादा होना चाहिए था ना। ये जिस वक्त नुकसान उठाया इस मुल्क ने, जिस वक्त इमरान खान 150 कर रहा था, आप उस वक्त कहते थे पेट्रोल की कीमतें और कम होनी चाहिए। ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो तकरीरें भी मौजूद हैं, वो तकरीरें भी मौजूद हैं। अगर आप सुनना चाहें, सवाल ये है, मैं आपसे सिर्फ सिंपल सा, की भी तकरीरें जो कहते हैं इन्होंने पेट्रोल प्राइसेस कम, सर उसका फायदा क्या है एक दूसरे को करने का। एक सिंपल सवाल, अच्छा सलमान साहब, आप सिर्फ ये बता दें कि आपकी हुकूमत आने के बाद आपने किस चीज में आवाम को रिलीफ दिया, बस मुझे वो बता दें। वो कहते हैं जी डिफॉल्ट, ये तो मैं वो राणा साहब ने कह रही ओवरऑल पीएमएलएन कहती है। क्योंकि मैंने मेरा सवाल एक छोटा सा सवाल आप रख लें, मैं उसके बाद में खामोश हो जाऊंगा। ब्रीफली कर दीजिए। मुझे ये बता दें इमरान खान साहब जो है वो महंगे कोयले से सस्ती बिजली कैसे बनाएगा? भाई इमरान खान को छोड़ दें, शहबाज शरीफ की हुकूमत है। इमरान खान को छोड़ दें, शहबाज शरीफ की हुकूमत है भैया, शहबाज शरीफ की हुकूमत है ना यार। अब शहबाज शरीफ ने जवाब देना है या सारा इमरान खान से जवाब लेना है? सलमान साहब, मैंने आपसे एक वो पॉलिटिकल सवाल पूछा था, वो आपने उसका वैसे जवाब नहीं दिया। मैं दोबारा आता हूं। वो ले आए वो फिर बंदा जो पानी से गाड़ी चलाता था, जो गाड़ी पानी थोड़ा से सा जरा टाइम दें। नदीम कुरैशी साहब से भी जरा बात करनी है ना। अभी कुरैशी साहब, जो बात चल रही है इल्जाम वाली कि ये इमरान खान ने किया था, जब इमरान खान आए थे 2018 में वो कहते थे ये पिछली गवर्नमेंट ने किया था। अब अगर दोबारा हुकूमत बनती, इमरान खान साहब ने जो कौम से खिताब किया एक हफ्ते पहले, उसमें ये बात वो कह चुके हैं कि अगर हमारी हुकूमत आई तो ये इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। पाकिस्तान की जो इकानमी है इसको और मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे और दिन ब दिन सूरत हाल मजीद खराब होती जा रही है। तो इस पर क्या कहिएगा? अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं, आपकी पार्टी की हुकूमत आ जाती तो फिर यही मामला चलेगा कि वो आप कहेंगे ये पीछे वाले करके गए हैं सारा कुछ। इससे बेहतर खान साहब ये क्यों नहीं करते कि जो शहबाज शरीफ साहब बहुत अरसे से कह रहे हैं कि एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी, क्या कहते थे सलमान साहब? चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, बैठ के एक सारे उस पर एक लाया अमल बनाए, एक दूसरे को ब्लेम गेम बंद करें। ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर तो रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। ये एक अदालती एक्स-कॉन्डर को अपने जहाज में, जो उस वक्त के वजीर आज़म के जहाज में इस मुल्क से फरार हुए थे, इनके पास पूरी पॉलिटिकल पार्टी पीएमएलएन की और 40 साल की इनकी सियासत में इनके पास एक मुहारे मईशत ऐसा नहीं है जो इस मुल्क के मुआशी निजाम को बेहतर कर सके। यही मुफ्ता इस्माइल थे जिन्होंने पिछली असेंबली में खड़े होकर कहा था कि हमने ऐसी बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, आने वाली हुकूमत मुआशी तौर पे तबाह हो जाएगी। और उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने कोविड की बदतरीन वबा जिसने पूरी दुनिया की मईशत को हिलाकर रख दिया,
इसी सूरत हाल में इस मुल्क में लंगर खाने चलाए, परागाहें चलाई, आपी जखायर बनाए, 10 लाख का हेल्थ कार्ड कवर दिया हर शख्स को। किस तरह से पाकिस्तान में ट्रेड डेफिसिट कम हो उस वक्त, पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, पाकिस्तान की हर वो शोबा जिंदगी जो डाउन था पिछले 20 सालों में, इमरान खान ने 3.5 साल में उसको अप किया। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आज, ये क़यामत की निशानी में से एक निशानी है कि राना एहसान अफजल कह रहे हैं कि जी दुनिया में फलां मुल्क में 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया, महंगाई का फलां मुल्क में 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। 3.5 साल ये साहब, ये मेरे भाई छोटे, इन समेत इनकी तमाम लीडरशिप, जिस रोज 118 रुपए पेट्रोल था, चतराल में जलसा था मरियम नवाज का, उन्होंने फरमाया कि लोगों, मैं सारी रात नहीं सो सकी कि आप किस तरह से 118 रुपए का पेट्रोल लेंगे, आप अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, आपका किचन कैसे चलेगा। अब नहीं मुझे समझ आती कौन से स्लीपिंग पिल्स उन्होंने ली हुई है कि उनकी अब आंख ही नहीं खुलती। 4 महीने में सलमान आमिर साहब ने ठीक कहा, ये कोई एक बात बता दे। और मैं काम पाकिस्तानी हूँ, मैं पार्ट ऑफ असेंबली हूँ, मैं हर जगह से पूछूंगा कि कौमी मुजरिम है, इन्होंने चलते हुए पाकिस्तान को पूछते हैं राणा साहब से बात करते हैं इस बारे में। मरियम नवाज साहिबा ने हमें पेट्रोल कीमतें बढ़ने पे बताया था कि मियां साहब मीटिंग से उठकर चले गए थे, नवाज शरीफ साहब, जिसमें पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का हुआ। लेकिन जो मुबैना ऑडियो आई है उसमें तो मरियम साहिबा कह रही हैं कि कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी, इसके बगैर कैसे सर्वाइव किया जा सकता है, एग्जिस्ट किया जा सकता है। तो ये पूछेंगे राणा साहब से, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से इसहाक डार साहब वापस आएंगे तो मुल्क की इकोनॉमी का वो दोबारा कायाकल्प कर देंगे, और ख़ास तौर पे जो एक्सचेंज रेट है इस वक्त, डॉलर कहाँ पे जा रहा है और वो काबू में नहीं आके दे रहा, तो वो किस तरह से काबू करेंगे। एहसान साहब, ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था, मैं थोड़ा सा और इसको खोल के आपसे थोड़ा तफसीली सवाल पूछ लेता हूँ। वो ये है कि पहले इसहाक डार साहब ने आर्टिफिशियली डॉलर को स्टेबल रखा हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा, ये तहरीक इंसाफ की बात मैं रिपीट नहीं कर रहा, ये IMF कह चुकी है कि आपने आर्टिफिशियली इसको अप्रिशिएटेड रखा हुआ है। 17.5% 2016 के अंदर उनकी मीटिंग मिनट्स हैं कि इसको डेप्रिशिएट करें इतना। अब इसहाक डार साहब तो उसको आर्टिफिशियली भी नहीं कर सकते, क्योंकि तब तो ट्रेजरर की तरफ से कॉल चली जाती थी बैंक्स को। अब तो स्टेट बैंक का जो नया जो लॉ आया है उसके बाद मनूवरिंग नहीं हो सकती। तो किस तरह से करेंगे, प्लान क्या है? नहीं, देखें, जो डॉलर है वो मार्केट ही उसकी प्राइस डिटरमिन कर रहा है, और इस वक्त जो हम समझते हैं कि डॉलर काफ़ी हद तक अंडर वैल्यूड है, रुपया इस वक्त अंडर वैल्यूड है काफ़ी ज़्यादा हद तक। उसकी वजह यह है कि हमारा कोई फाइनेंसिंग गैप नहीं है डॉलर्स का। हमारी जो रिक्वायरमेंट है डॉलर्स की इस साल की, अपने कर्जे वापस करके, करंट अकाउंट डेफिसिट को कवर करके अजाफी है। हम तो समझते हैं कि रिजर्व्स बिल्ड होंगे। तो उस सिनारियो के अंदर ये जो फ्लड्स की जो आफत आई, एक तो वो फैक्टर हो गया, थोड़ा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। लेकिन आगे आने वाले दिनों में हम वैसे भी समझते हैं कि डॉलर ये पीक कर गया है और इसका रिवर्सल शुरू हो जाएगा रुपए की स्ट्रेंथ। ये 2 महीने पहले भी हमें लगा था। साथ साथ देखें, जब एक नीचे आया उसके बाद दोबारा ऊपर चला गया। ट्रांजिट के ऊपर अभी क्रैकडाउन नहीं, सुन ले, अफगान ट्रांजिट की अफगानिस्तान के अंदर जो स्मगलिंग है डॉलर्स की, उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मनी एक्सचेंज के ऊपर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। डॉलर होर्डिंग के ऊपर FIA-IB जो है वो कार्रवाई शुरू कर रही है। हम समझते हैं कि इन सारे मामलात से हम लोग डॉलर को मैनेज कर लेंगे और इंशाल्लाह रुपया जो है वो स्ट्रेंथन होगा। बिल्कुल ठीक है। और एक रीजन जो आपने खुद ही अभी बयान की है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। और आप नहीं समझते कि इमरान खान साहब की जो डिमांड है कि इलेक्शंस फ्रेश करवाए जाएं और एक नया मैंडेट के साथ जो भी हुकूमत आए, ये इंस्टेबिलिटी नहीं होगी कम अज कम, जो इस वक्त एक सियासी कशमकश और रसाकशी चल रही है, ये नहीं होगी, तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा इकोनॉमी के ऊपर, आता है पूरी दुनिया में। देखें, 10 महीने रह गए इस हुकूमत को और अभी हमने स्टेबलाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अभी अगर इलेक्शन होते हैं 3 माह की केयर टेकर हुकूमत, अगली हुकूमत को सेटल इन होने में 3 माह, तो 6 माह के अंदर इकोनॉमी आपकी दोबारा स्पाइरल डाउन करना शुरू कर देगी। अभी आपकी इकोनॉमी अलाउ ही नहीं कर सकती कि आप इलेक्शन कराएं। और हमने जो इकदामात लिए हैं, जो मुश्किल स्टेप्स लिए हैं, उसके रिजल्ट आने हैं। अब तो रिजल्ट का टाइम है आगे आने वाले दिनों में। अभी हमें IMF से भी रिलीफ मिल रहा है, वर्ल्ड बैंक भी फ्लड के ऊपर हमें फाइनेंसिंग दे रहा है। तो ये सारे इनफ्लोज जो हैं वो आपके रिजर्व्स को भी बेहतर करेंगे और हम
इकोनॉमिक नदीम कुरैशी साहब, बढ़ रहे हैं। अब इस वक्त 10 महीने से 1 मिनट 10 महीने से पहले वो 4 महीने पहले इलेक्शन करा लेंगे तो इमरान खान को क्या मिल रहा है? उसको सिर्फ ये मिल रहा है कि आर्मी चीफ की सिलेक्शन मैं करूं, और वो जो है वो उस बेसिस के ऊपर और इस बेसिस के ऊपर कि उनको लगता है कि वो बड़े पॉपुलर हो गए, वो कहते हैं इलेक्शन कराओ तो इमरान खान की। अच्छा, वैसे राणा साहब बात फिर कहीं निकल जाएगी, लेकिन जिस वक्त इकोनॉमी आपके मुताबिक इतनी बुरी स्टेट के अंदर थी, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, आपको हुकूमत लेने की क्या जरूरत थी? कहा यह जाता है कि आपने भी आर्मी चीफ की तकर्री के लिए हुकूमत ली है, ये उनकी तरफ से आर्गुमेंट आता है। नदीम कुरैशी साहब, ये राणा साहब जो बात कर रहे हैं कि इस वक्त मुल्क जो है वो इलेक्शंस करवाएंगे तो बड़ा महंगा काम है। मैं लेट मी आस्क नदीम साहब, तो वो ये कह रहे हैं, लेकिन ये चले मैं राणा साहब की तो बात नहीं करता, ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, आपके चीफ जस्टिस साहब ये कह चुके हैं नदीम साहब के, मतलब आपको पता है कि अखराजात कितने आएंगे इलेक्शंस के ऊपर, और क्या गारंटी कि उसके बाद मामला ठीक हो जाएंगे? सुकून करें अभी। जिस मुल्क का वजीर आजम इस सैलाबी सूरत हाल में न्यूयॉर्क के 12-15 लाख रुपए रोजाना पाकिस्तानी करेंसी में कमरे में ठहरे और 4 माह में 20 से ज्यादा फॉरेन टूर्स करे, ये महंगाई यहाँ गरीब के लिए है, ये महंगाई उस शख्स के लिए है बाजवा साहब जो अपनी मोटर बाइक बेचकर बिजली का बिल पे कर रहा है। मुझे खौफ आता है, मैं ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं गली कूचे में रहता हूँ, मैं लोगों के जब हालात देखता हूँ इनको समझ नहीं आ रही है। आज इन्होंने 72 की काबीना बनाई है, उसमें महंगाई नहीं हुई। इन्होंने ये जो अभी नवाज शरीफ के 9 रत्न इकट्ठे हुए कुरैशी साहब, आपकी पार्टी के चेयरमैन कह रहे हैं कि इंतखाबात करवा दें, और मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि इंतखाबात पे तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि इस वक्त कैसे करवाएं, खर्चा ही बहुत ज्यादा आएगा, और पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल भी अपनी जगह पे कायम है, उस पर जरा कमेंट करिए। आप समझते हैं कि इस मुल्क को इनके हवाले करके उसको तबाह कर दिया जाए हमेशा के लिए? आप 4 महीने में जो इनसे पूछे 10 महीने इंतजार क्यों नहीं कर सकते? क्या जल्दी है इनको? जवाब देने आप उनको सुनिए। जी कुरैशी साहब, आप तो 3.5 साल रहे इंतखाब के लिए शोर बचाते रहे। बाजवा साहब 1 मिनट दीजिएगा मुझे, प्लीज बोलें। इनके नवाज शरीफ के 9 रत्न जो बैठे हुए थे, जो उनको एडवाइस कर रहे थे पिक एंड चूज करके इंतखाब करवाएं, उन इंतखाबात में कोई खर्चा नहीं हो रहा, वो इंतखाबात बगैर खर्च के हो रहे हैं। अभी जो इंतखाब होने वाले थे बाई इलेक्शन, वो इन्होंने 1 दिन पहले मुलतवी कर दिए। करोड़ों रुपए का लॉस इन्होंने करवाया खौफ से, शिकस्त के खौफ से, पाकिस्तान की अवाम का जो रद्द-ए-अमल के खिलाफ आ रहा है उस खौफ से। मैं आपको अर्ज कर दूं, ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी असल में इनके खौफ की वजह से है। ये चाहते हैं कि ये पॉपुलर वे जो है, जो पॉपुलर वॉइस है पाकिस्तान की, उसको दबा दिया जाए। ये अपने खिलाफ बोलने वाले जर्नलिस्ट पे हमलावर है, ये इज़हार राय की आजादी पे हमलावर है, ये पाकिस्तान के वसाइल को लूटने पे लगे हुए हैं। अब इसहाक डार की सूरत में इन्होंने क्या कर रहा है, ये जो दामाद जी का जो मशीनें आ रही थी ना, अब शहबाज शरीफ को मशवरा नहीं करना पड़ेगा, इसहाक डार साहब जो मशीनें अपने एक टेलीफोन कॉल पे मंगवा के दिया करेंगे। ये इन्होंने तो ये अपने फोन पे को पाकिस्तान का नहीं, मुझे इसका जवाब जरूर देने दें अकबर साहब। अच्छा, मैं आते हैं उस पे, सलमान साहब का इस पे कमेंट लेना है। सलमान साहब, ठीक है सलमान साहब, इस पर जरा तज्जिया कीजिए कि क्या इस वक्त जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं बड़ा वेट है उनकी आर्गुमेंट के अंदर कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, और पूरी दुनिया के अंदर वहीं पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है जहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, लेकिन गिवन द कंडीशंस एंड सर्कमस्टेंसेस राइट नाउ एक बड़ी सिंपल इलेक्शंस की तरफ हम जा सकते हैं। और वो डार साहब वाला भी जरा बताइए, नवाज शरीफ साहब भी साथ आ रहे हैं कि नहीं? देखिए, एक बड़ी टाइम बहुत थोड़ा सलमान साहब, मैं सिर्फ सिंपल सी बात कर रहा हूं। बात यह है कि आप ना कराएं इलेक्शन 2023 में करवाएं अगस्त में, लेकिन आप मुझे इस बात की जमानत दे दें कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है। जो धींगा मुश्ती आप कर रहे हैं ना सारे के सारे मिलके, इससे कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आप जितनी मर्जी जोर लगा लें। एक बात। दूसरी बात है कि इसहाक डार साहब तो वो इलेक्शन से आएगी सर, लाजमी बात है, नहीं क्यादत आएगी तो आगे चलेगी ना, बाद भी नहीं आएगी। अच्छा चले, इलेक्शन के बाद भी नहीं आएगी तो फिर सारी उम्र के लिए इलेक्शन बंद कर देते हैं। राणा साहब, बात यह है, जहां तक इसहाक डार साहब की बात है, इलेक्शन आइन के मुताबिक होगा ना भाई, वो आइन के मुताबिक ही होगा। आप भी तो आइन के मुताबिक ही आए हैं। उन्होंने खुर्रम दस्तगीर साहब ने क्या कहा है आपने सुना है ना, और ख्वाजा साद रफीक ने क्या कहा है कि हमें तो बकायदा, हम तो हुकूमत लेने के मूड में नहीं थे, हमें किसी ने धक्का दिया है। वो किसने धक्का दिया था वो भी सबको पता है ना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है किसने आपको धक्का दिया था। छोड़े इस बात को, ये रिजीम भाई, आप ख्वाजा साद रफीक से पूछे क्यों कहा उन्होंने टीवी पे आके ये बात, खुर्रम दस्तगीर से पूछे क्यों बात की उन्होंने, जावेद लतीफ से पूछ लें आप अपनी पार्टी के लोगों से। और दूसरी बात यह है कि इसहाक डार साहब जो हैं वो आ रहे हैं पाकिस्तान, 3.5 साल तक वो मेंबर सेनेट के तौर पे हलफ नहीं उठा सके, कानून कहां गया, अच्छा, मियां साहब उनके साथ आ रहे हैं, सलमान साहब इस बारे में क्या? नवाज शरीफ साहब तो अभी नहीं आएंगे, नवाज शरीफ साहब जब आ जाएंगे जब हालात जैसे इसहाक डार के लिए ठीक हो गए हैं, जब नवाज शरीफ साहब के लिए ठीक हो जाएंगे होंगे हालात तो तब आएंगे नवाज शरीफ साहब। अच्छा, प्रोग्राम का एक्चुअली वक्त खत्म हो गया। वैसे तो मैंने राणा साहब से भी पूछना था कि मरियम नवाज साहिबा एक जगह तो ट्वीट करके बता रही थी कि नवाज शरीफ साहब उस मीटिंग से उठ गए जहां पर ये डिसाइड हो रहा था कि पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जाएं। दूसरी तरफ उनकी जो मुबैना ऑडियो लीक है उसके अंदर वो खुद कह रही हैं कि बढ़ाया जाए, लेकिन चूंकि टाइम खत्म हो गया।
आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।